Hello students, come to now bit easier part, sex determination जो आप स्कूल से भी पढ़ते आ रहे हो. So today we are discussing basics. Okay, फिर इससे रिलेटेड थोड़े जेनेटिक डिसऑर्डर के प्रॉब्लम और फिर से कम्युलेटिव इफेक्ट आएगा इसके बाद का, दैट विल बी पेडिग्री एनालिसिस. तो थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ. वी आर ऑन पेज नंबर 85, that is sex determination. Okay, so look at the diagram 5.12. 5.12 diagram में first is showing crystal clear, that is sex determination in human. Second is in Drosophila. Okay, human और Drosophila ये दोनों हम अब बहुत अच्छे से जानते हैं. Okay, and the third one they have talked about the birds. Example is cock and hen. One more we'll discuss, that is some insects like grasshopper. Okay, इसको अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाए कि सेक्स डिटर्मिनेशन ये पार्ट, okay, how we started discussing. As you know, always first step towards any discovery, any invention are the questions, right? So some intelligent people have always questions in their mind, like you, right? And they always find out the answers. Okay, so question दिमाग में होना is one very important property for being intelligent person. लेकिन उसके प्रॉपर आंसर ढूंढना, उसके लिए प्रॉपर रिसोर्सेज डेवलप करना इज अ स्किल. तो आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस हैं, ओके, वो सब आप सॉर्ट कर सकते हो अगर आप जिद से वो ढूंढने की कोशिश करेंगे, प्रॉपर रिसोर्सेज डेवलप करेंगे, राइट? तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जैसे जेनेटिक मटेरियल क्या है. Okay, is it a protein or a DNA? Okay, what was previous genetic material? RNA. तो जैसे एक्सपेरिमेंटेशन से एक कड़ी सुलझती गई. Just go on experimentation. Okay, you have questions in your mind. For those questions, you perform some experiments. Experiment give you some results, and by following the results, you just go on, proceed the continuous process and find out the probable answers. तो ऐसे जब बात आ गई कि कौन सा केमिकल नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होता है जो हेरिडिटरी कैरेक्टर डिटरमाइन करता है, ओके, तो जो हमने टोटल मेंडल के बारे में सीखा, वैसे और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दैट व्हाई सम ऑर्गेनिजम्स आर मेल एंड सम आर फीमेल. ओके, हाँ, जेनेटिक मटेरियल तो मदर से भी आता है, जेनेटिक मटेरियल तो फादर से भी आता है, लेकिन क्यों एक ही सेक्स एक्सप्रेस होता है नॉर्मली. देर आर सम डिरैंगमेंट इन सेक्स डिटर्मिनेशन आल्सो, राइट? ओके, तो XXX रहेंगे, बराबर, एक एडिशनल क्रोमोसोम रहेगा, या फिर सम इम्बैलेंस बिटवीन क्रोमोसोमल बिहेवियर एंड ब्रेन. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन वी डिस्कसिंग ऑल दोज पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन आया क्या चीज सेक्स डिटरमाइन करती है. ठीक है, सो इनिशियली लाइक जैसे मेंडल के टाइम हमने बोला था कि एवरी कैरेक्टर इज ब्लेंडेड, सो मेल क्रॉस्ड विद फीमेल एंड यू गेट ब्लेंडिंग, नॉट पॉसिबल, राइट? ओके, तो ऐसे ही एक आंसर आया कि इफ अमंग द कपल द मेल इज स्ट्रॉन्ग देन द बेबी विल बी मेल, इफ द फीमेल इज स्ट्रॉन्गर देन द बेबी विल बी फीमेल. ओके, सम विल बी डिसाइडिंग डाइट. ओके, दिस वेर इवन मिसकंसेप्शंस. ओके, ह्यूमन सिविलाइजेशन के बाद कल्चर्स में कितने सारे मिसकॉन्सेप्शन थे कि फीमेल अगर ये खाती है, प्रेग्नेंट वुमन अगर ये खाती है तो बेबी बॉय होगा, वो खाती है तो बेबी गर्ल होगा. इट्स ऑल मिसकॉन्सेप्शंस थे, ओके, जिसको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी थोड़े थोड़े अवेलेबल थे. ओके, देयर वाज वन थिंग दैट वेदर इट इज अ क्लाइमेटिक कंडीशंस व्हिच डिटरमाइन द सेक्स. ओके, एंड पार्टली द थिंग्स आर ट्रू. जो मैंने आपको कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज बताए, इट इज ट्रू. जैसे कि अगर हम कुछ रेप्टाइल्स की बात करें, इफ द एग इज इंक्यूबेटेड एट हायर टेम्परेचर देन द बेबी इज बॉय, मेल. इफ द एग इज इंक्यूबेटेड एट लोअर टेम्परेचर देन द बेबी विल बी गर्ल, राइट, फीमेल. ओके, जैसे हम हनी बी के बारे में बोलते हैं. ओके, हनी बी में मेल्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, राइट? इट इज अनफर्टिलाइज्ड एग गिविंग यू द नेक्स्ट जनरेशन. Let's see, queen bee and a male, right?
Male is haploid, it's smaller in size. Queen bee is diploid. Male माइटोसिस से स्पर्म्स बनाता है, फीमेल मियोसिस से एग बनाती है. ओके, फर्टिलाइजेशन होते वक्त इट इज फीमेल्स चॉइस whether to go for a diploid individual or whether to go for a haploid individual. Unfertilized egg से parthenocarpically, unfertilized egg gives you next generation. याद है ना, ये शब्द हमने parthenocarpic fruit में सीखा था. So unfertilized egg develops into a male, right, which is haploid drone. अगर fertilization हो गया तो वो बनेगी फीमेल वर्कर बी, वो बनेगी फीमेल वर्कर बी. अगर वर्कर बी को रॉयल जेली खिलाई गई then it will be a queen bee, and you know hive can be maintained only when the queen bee is there. okay, वो मधुमक्खी पालन ये जो होता है पूरा, right, what they do, they have artificial hives जिसमें वो क्वीन बी को पकड़ के लाते हैं. क्वीन बी आ गई तो पूरा उसका ग्रुप टीम की टीम आ जाती है. Okay, so see, this is how the development is even determined by the food provided to it. So what I said, unfertilized egg will give you male, which is haploid, produced sperm by mitosis, right? Female queen bee produce egg by meiosis, and अगर fertilized egg से female बनती है, okay, then it will be a worker bee. जो वर्कर बी रॉयल जेली खिलाई गई तो ही क्वीन बी बनेगी. So there are n number of factors which determine sex, but in higher organism the sex is determined by chromosome. It is not dependent on which type of parent, stronger one, temperature, okay, external climatic condition or the diet. In higher organism like plant as well as animal, the sex is determined by the chromosome. Okay, so the sex determining chromosomes are called sex chromosomes. Sex determining chromosomes are called sex chromosomes, and the chromosomes which are common in male and female are called autosomes. Right, so let us continue with the thing which you already know. I'm not teaching you something new, right? So just go through the whiteboard. एक बार देख लो, पढ़ लो. I have written about 3 types. One is human, you know. Male man has 22 pairs of autosomes. Female has 22 pairs of autosomes. Right? I have to use the word here. It's pairs. So 22 pair of autosomes in both male and female. That's why they are same. So they are autosomes. But sex determining factor is this one. If the sex chromosomes are XY, then the individual is male. If the sex chromosome are XX, then the individual is female. Okay, ये आप सब जानते हो. जब मियोसिस होता है तो पेयर्ड क्रोमोसोम ऑब्वियसली सेपरेट होंगे. तो ये जो 22 पेयर्स है, राइट, ये जो 22 पेयर्स है मतलब 44, उसमें से 22 ऑटोसोम एक एग में स्पर्म में जाएंगे, 22 ऑटोसोम दूसरे स्पर्म में जाएंगे, और ये पेयर segregate होगा. As you know, in meiosis paired chromosome always segregate, and X will go in this and Y will go in this. So the male produce 2 types of sperm containing 22 autosome and X chromosome, 22 autosome and Y chromosome. Okay, female produce same by meiosis, 2 eggs, 1 egg contain 22 autosomes, right? So this A stands for autosome, and both are containing XX chromosome. So female produce both the type of gametes similar with respect to sex chromosome, then it is homogametic, and the male is heterogametic. Okay, what we have discussed in Drosophila, male is again XY, female is XX.
राइट। लेकिन हमने ड्रोसोफिला में Y पे वो जीन नहीं होता इसकी बात की थी, अदरवाइज द वर्किंग मैकेनिज्म इज सेम। अगर फीमेल के पास अगर XX क्रोमोसोम है तो वो ऑर्गेनिज्म फीमेल है, अगर XY क्रोमोसोम है तो वो ऑर्गेनिज्म मेल है, बराबर। देन बर्ड्स, इन बर्ड्स you will find that the male is with ZZ and the female is with ZW। NCERT पेज नंबर 85 की डायग्राम देख लो 5.12। इसमें हमको फीमेल ZW मिलेगी। तो अब यहाँ पे देखो, मेल के पास ऑटोसोम्स है, ZZ क्रोमोसोम है। जब मियोसिस पे स्पर्म बनाएगा तो एक सेट जाएगा ऑटोसोम का और एक Z क्रोमोसोम। सो हियर इससे कॉन्ट्रास्ट जा रहा है, व्हाट इज दैट? द मेल्स आर होमोगैमेटिक, द मेल्स आर होमोगैमेटिक। ठीक है। फीमेल में क्या होगा? एक Z क्रोमोसोम। देखो फीमेल ने 2 प्रकार के एग्स बनाए, सो फीमेल्स आर हियर हेटेरोगैमेटिक, फीमेल्स आर हियर हेटेरोगैमेटिक। समझ रहे हो? राइट। सो दिस इज हाउ, इससे ये अलग जाएगा। यहाँ पे फीमेल होमोगैमेटिक है, यहाँ पे मेल होमोगैमेटिक है, बराबर। राइट। ओके। अब आगे जाके और एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है ग्रास हॉपर का। ओके। तो चलो पहले का कंटेंट पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हम ग्रास हॉपर का एग्जाम्पल लिखेंगे। Right, चलो come to page number 85. I am reading the content. See, the mechanism of sex determination was always been a puzzle. Sex determination का जो mechanism है वो साइंटिस्ट के लिए हमेशा पजल ही था। We realized कि ये क्रोमोसोम से होता है, otherwise it was a puzzle. Right? See. The mechanism of sex determination was always been a puzzle before genetics. Genetics की ब्रांच डेवलप होने के पहले ये हमेशा पजल ही था। और जैसे मैंने बोला, whoever is stronger, what you eat, okay, might be determining the sex of the baby. ये misconception लोगों के बीच में था। The initial clue about the genetics chromosomal mechanism of sex determination can be tracked back to some of the experiments carried out in insects. ठीक है। तो कहां से इसको लॉजिकल कॉन्सेप्ट मिला? जैसे कि पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट के साथ जेनेटिक्स के लिए मेंडल ने एक नया एरिया ओपन अप कर दिया। तो इनिशियली इंसेक्ट के सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में साइंटिस्ट ने ज्यादा इन्वेस्टिगेशन किए और वहां पे उनको क्लू मिला दैट द सेक्स इन इंसेक्ट इज डिटरमाइंड बाय क्रोमोसोम। हाउ? लेट अस सी। द इनिशियल क्लू अबाउट द जेनेटिक chromosomal mechanism of sex determination can be tracked back to some of the experiments carried out in insects. In fact, the cytological observation made in a number of insects led to the development of concept of genetic chromosomal basis of sex determination. जैसे माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ, मियोसिस, माइटोसिस, ये प्रोसेस पता चला और स्पर्म्स बनाते वक्त, एग्स बनाते वक्त मियोसिस होता है और मियोसिस के दरम्यान मेटाफेज में, एनाफेज में जो क्रोमोसोम माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आते हैं उसमें हमको अलग अलग सेपरेशन दिखा। What was observed under microscope? Yes, autosomes separate equally, but there are some chromosomes which are morphologically different, right? It might be XY, it might be ZW. Okay, ये जो क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है, इनकी वजह से अलग प्रकार के गैमेट्स बनते हैं और अलग प्रकार के गैमेट फर्टिलाइज होने के बाद हमको अलग अलग सेक्स मिलते हैं। ये सेल डिवीजन, मियोसिस, माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करके वहां पे हमको क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी, क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन हमने देखा एंड देन वी स्टार्टेड थिंकिंग लॉजिकली इन दिस एरिया। राइट? सी, हेनकिंग 1891 could trace a specific nuclear structure, although all through spermatogenesis in few insects. Okay, in male insect, the process of formation of sperm called spermatogenesis was studied. Sperm formation, meiosis was observed under microscope by Henkin, right? And Henkin
first time suggested that it might be because of this different type of chromosomal separation. And it was also observed by him that 50% of the sperm received this structure after spermatogenesis, whereas the other 50% sperms did not receive any. Okay, एक जो क्रोमोसोम है, एक जो क्रोमोसोम है, वो क्रोमोसोम एक स्पर्म में जाता है और दूसरे स्पर्म में नहीं जाता. Let's see. Henkin gave a name to this structure as X body, but he could not explain its significance. He could observe it under microscope. He labeled it as X body. Okay, something like unknown body, but he could not further study about it. उसका significance क्या है, उसकी वजह से sex determination होता है, वो conclude नहीं कर पाए. लेकिन उन्होंने बोला कि spermatogenesis के time, ये division इस प्रकार से होता है. Further investigations by other scientists led to the conclusion that X body of Henkin was in fact chromosome, and that is why it was given the name X chromosome. Right? So उन्होंने उसको X body बोला था. Later on we come to know that it is the structure which was highlighted by him, and we started using the word X chromosome. It was also observed that in large number of insects, the mechanism of sex determination is of X0 type. That is, all eggs bear an additional X chromosome besides the other chromosome. X0 में क्या होगा? Organism will be having, for example, male will be having X0 and female will be having XX. Right? So that type of condition में क्या होगा? What will you observe? That एक chromosome ज़्यादा है और एक क्रोमोसोम कम है is the point determining whether it is an egg or it is a sperm. See, it was also observed that in large number of insects, the mechanism of sex determination is that of X0 type. And all eggs bear an additional X chromosome besides the other chromosomes. बराबर. So total अगर ऑटोसोम 10 है तो एक इंडिविजुअल के पास 10 ऑटोसोम मतलब 5 पेयर प्लस X क्रोमोसोम रहेगा, और दूसरे के पास 10 ऑटोसोम और XX मतलब टोटल 12 क्रोमोसोम रहेंगे. बराबर. तो एक ऑर्गेनिज्म के पास 11 क्रोमोसोम और दूसरे के पास 12, उसमें के 5 पेयर सिमिलर रहेंगे, which are called autosomes. Right? On the other hand, some of the sperm bear the X chromosome, whereas some do not. See, कुछ स्पर्म के पास सिर्फ X क्रोमोसोम एक है और दूसरे के पास 0 मतलब नथिंग. वो क्रोमोसोम ही नहीं है. Eggs fertilized by sperm having an X chromosome become female. स्पर्म के पास भी X क्रोमोसोम, एग के पास भी X क्रोमोसोम, तो बेबी के पास XX पेयर्ड हो गया. So whenever XX is paired, then it is female. स्पर्म के पास नो X, नथिंग. एग के पास एक क्रोमोसोम, तो बेबी के पास ऑटोसोम पेयर्ड एंड सिर्फ 1 X क्रोमोसोम रहेगा, तो इट विल बी अ मेल. See, egg fertilized by sperm having an X chromosome become females, and those fertilized by sperm that do not have X chromosome become males. Right? Do you think the number of chromosome in the male and female are equal? ये कंडीशन में आपको क्या लगता है, मेल एंड फीमेल के पास क्रोमोसोम इक्वल रहेंगे? नहीं, मैंने अभी बोला मेल के पास 5 पेयर मतलब 10 ऑटोसोम और एक X मतलब 10 + 1 10 + 1 11, and female has 10 autosomes plus 2 XX, so it will have 12 chromosomes. So XXX0 sex determination type, female has 1 chromosome more than the male. Due to involvement of X chromosome in the determination of sex, it was designated to be sex chromosome. X chromosome की वजह से sex determine होता है, या उसकी absence से होता है, या Y के presence से होता है. स्टेटमेंट ठीक से सुनो. X पेयर्ड है, प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से सेक्स डिटरमाइन होता है. एक X कम है, उसकी वजह से सेक्स डिटरमाइन होता है, या Y प्रेजेंट है, उसकी वजह से सेक्स डिटरमाइन होता है. So all these chromosomes which determine the sex are called sex chromosomes. We read
XX, X0 वाला. So that is what I have drawn, written on the board. In grasshopper, male X0, 0 is nothing. मतलब Y क्रोमोसोम है ही नहीं. फीमेल XX क्रोमोसोम, दोनों के पास ऑटोसोम्स है. ये बस सेक्स क्रोमोसोम की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, सिंपल. जो दोनों के पास, मेल और फीमेल के पास सेम है, हम उसको मेंशन नहीं करेंगे. जो अलग है उसको हम मेंशन करेंगे. So this male X0 type will produce two types of sperms. You know this signs. One sperm carries X chromosome, other carries nothing. हमने जो nothing लिखने की आदत है, Y क्रोमोसोम ही एब्सेंट है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर जीन होने का सवाल ही नहीं उठता. So it's nothing is no Y chromosome, 0. Female will produce two eggs with XX chromosome, right? अगर हम अब फर्टिलाइजेशन का रैंडम प्रोसेस देखते हैं, तो the sperm with X chromosome is fertilizing the egg with X chromosome, then you get a female baby, F1. If the sperm with no Y chromosome, 0 Y chromosome is fertilizing X sperm वाला egg, because female is homogametic, तो egg के पास हमेशा X chromosome ही होना है. So it will be, wait a second, ये अगर है तो ये XX रहेगा, अगर ये है तो X0, that will be male F1. Right? So हमने जो पैराग्राफ पढ़ा उसमें ये है. Right? Okay. Now come to the next part. See, I repeat, ये पैराग्राफ जो अभी हमने समझाया, I am repeating it. See, do you think the number of chromosome in a male and female are equal? Okay. Here male has autosome plus X chromosome only, female has autosome plus XX, two sex chromosomes. So ये question का आंसर रहेगा no, we don't think that the number of chromosome in male and female are same. They differ. Male has one chromosome less and female has one chromosome more. Okay, see, due to the involvement of X chromosome in the determination of sex, it was designated to be a sex chromosome and the rest of the chromosome were named autosome. Okay, पहले से X body जो बोला था उसकी वजह से X chromosome नाम यूज किया. Grasshopper is an example of X0 type of sex determination in which the males have only X chromosome besides the autosome, whereas female has pair of X chromosome. आ गया पूरा explanation. See, NCERT वाले सिर्फ 4 लाइन देंगे, लेकिन उसके पीछे मीनिंग रहेगा. Okay, now proceed. ये पूरा जो हमने सीखा, इसके आधार पे आगे का लेसन देख लेते हैं. See now, these observations led to investigation of a number of species to understand the mechanism of sex determination. Okay, जैसे हम आगे पढ़ते गए, इन्वेस्टिगेशन करते गए, तो सेक्स क्रोमोसोम का सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल हमको और क्लियर होता गया. In a number of insect and mammals, including man, XY type of sex determination is seen where both male and female have same number of chromosomes. Okay, because Y is present in male human, the total number of chromosome in human male and human female are same, that is 23 pairs. Okay, morphologically XY chromosome different, लेकिन number की बात करेंगे तो they are same. Among the males, an X chromosome is present, but its counterpart is distinctly smaller and called as Y chromosome. Okay, it will be like this. X chromosome बहुत बड़ा है, Y chromosome छोटा है. Okay, अब ये प्रोटोकॉल है कि उसको हुक्ड बताते हैं, but actual में वो straight rod जैसा ही है. So X chromosome is much bigger than the Y chromosome. Females, however, have a pair of X chromosome. Both males and females bear same number of autosomes, 22 pair of autosomes. Hence, the males have autosome plus XY, while female have autosome plus X plus XX. In human being and in Drosophila, same type. एक ही जगह लिखा है मैंने. Males have XY chromosome, whereas female has pair of X chromosome besides autosome. Okay, जो डायग्राम 5.12 है उसी का रिप्रेजेंटेशन मैंने डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको यहाँ पे लिख के दिया है. In the above description, you have studied about two types of sex determining mechanism, that is X0 type and XY type.
but in both cases male produce two different type of gamete. Here male is heterogametic, here also male is heterogametic, right? Such type of sex determination mechanism is distinguished to be an example of male heterogamy. Drosophila, human beings and grasshopper are having heterogametic males. In some other organism, example bird, ये वाला, here female is heterogametic, ZW. In some other organisms, example bird, a different mechanism of sex determination is observed. In this case, the total number of chromosomes is the same in both male and female, but two different types of gametes in term of sex chromosome are produced by females, that is female heterogamy in birds, ZW. In order to have a distinction with the mechanism of sex determination described earlier, the two different sex chromosomes of female bird has been distinguished to be Z and W chromosomes. In these organisms, the female have one Z and one W chromosome, whereas male have a pair of Z chromosome besides autosome. Male has pair of Z chromosome, female has pair of autosome plus ZW. Right? So total जो हमने एक पेज रीड किया उसका बॉटम लाइन बोर्ड पे मैंने लिखा है. Okay, now sex determination in human, same thing. Okay, we know this. लेकिन NCERT है, पढ़ लेते हैं. लाइन टू लाइन क्वेश्चन जो आते हैं. See, it has already been mentioned that sex determining mechanism in case of human is XY type. Out of 23 pairs of chromosome present, 22 pairs are exactly same in both male and female. मेल के पास 22 पेयर, फीमेल के पास 22 पेयर, ऑटोसोम same. These are the autosomes. A pair of X chromosome are present in female, whereas the presence of X and Y chromosome are determinant of male characteristics. During spermatogenesis among males, two type of gametes are produced. 50% of total sperm produced carry X chromosome. ये देखो, ये sperms है. ओके, दो प्रकार के स्पर्म जिनके एक के पास एक्स क्रोमोसोम रहेगा, दूसरे के पास वाई. लेकिन अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे तो जितने स्पर्म के पास एक्स क्रोमोसोम रहेगा उतने ही नंबर के स्पर्म के पास वाई क्रोमोसोम रहेगा. सो रेशियो इज 1:1. देयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम विथ स्पर्म कैरिंग आइदर एक्स और वाई. फीमेल प्रोड्यूस XX टाइप ऑफ एग्स, मेल प्रोड्यूस XY. देखो हमने यहाँ पे क्रॉस करके बताया है, राइट? इफ स्पर्म कैरिंग X chromosome is fertilizing egg carrying X chromosome, the baby boy will be born. If sperm carrying Y chromosome is fertilizing the egg with X chromosome, you get a baby girl, right? Wait a second. Sperm carrying Y chromosome is fertilizing egg carrying X chromosome, you get a male child. अब यहाँ पे देखो, हमको पूरे पॉसिबिलिटीज हमने लिखे हैं. 2 रेड पेन से मैंने लिखा है XX क्रोमोसोम, ग्रीन पेन से लिखा है 2 XY. मतलब if the fertilization process occurs like this during every pregnancy, there are chances that 2:2, that is 1:1 रेशियो में मेल और फीमेल चाइल्ड बॉर्न होंगे. प्लीज नोट, इट डजंट मीन कि एट ए टाइम 4 बेबीज हो रहे हैं. As you know, in genetics, we don't talk about number, we talk about possibilities. समझ रहे हो ना? So ये possibilities है. 50% baby girls red pen से लिखे हैं, 50% baby boys जो green pen से लिखे हैं. Right? So why it is so? ये आपको ये रेशो क्यों मिलता है 1:1? क्योंकि गैमेट का रेशो सेम है. जितने X क्रोमोसोम वाले स्पर्म बनेंगे उतने ही Y क्रोमोसोम वाले स्पर्म बनेंगे. Okay? See. In case of ovum fertilized with sperm carrying X chromosome, the zygote develops into female XX, and the fertilization of ovum by Y chromosome carrying sperm results into a male offspring. Thus, it is evident that it is the genetic makeup of the sperm that determines sex of the child. Sperm अगर X carrying है तो baby girl, sperm अगर Y carrying है तो baby boy. मतलब स्पर्म डिटरमाइन करता है कि बेबी गर्ल या बेबी बॉय होगा. मतलब ये मेल है, फादर है जो नेक्स्ट जनरेशन बेबी का सेक्स डिटरमाइन करता है.
Okay, so it is father's chromosomal behavior. It's not under control of any person, you know, but it is the property of Y chromosome which is given by father to next generation. Female produce equal types of eggs, right? So father carries that responsibility. Thus, it is evident that it is the genetic makeup of sperm that determines the sex of the child. Genetic makeup of the sperm means genetic chromosome given by the father determines sex of the baby. It is also evident that each pregnancy there is always 50% probability of either a male or a female child. It is unfortunate that in our society, women are blamed for giving birth to female child and have been obstacled and ill-treated because they have female because of this false notation. क्योंकि हमारे सोसाइटी में किसी को अगर 2-3 लड़कियां हैं तो रिस्पेक्ट नहीं है, ओके, गॉसिपिंग एंड ऑल बैड पार्ट. एक्चुअली साइंटिफिकली देखा जाए तो फीमेल इज नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल. ओके, शी इज प्रोड्यूसिंग इक्वल सेम टाइप ऑफ एग्स, so it's father responsibility. But one more thing, it's not in the hand of father also. So we need to train society, we need to educate our society कि ये प्रकार का behavior हमको, right, human species के लिए it's like not good. We should improve in this context, right? It is just a matter of sex, intelligence, efficiency and all other things are different part. So it is like male females are equal. Okay, so that is what is all explanation is going towards. How is the sex determination mechanism differ in the birds? Okay, birds में हमने right ये देखा. And is the sperm or egg responsible for the sex of chick? मतलब हमने मेल के लिए बोला कि father is responsible. तो birds में हम बोलेंगे mother hen is responsible because she is ZW. Got it? Okay. So this is all about sex determination. अब आगे का पेज नंबर 87 पे है म्यूटेशन. ओके, म्यूटेशन मैंने आपको चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सिखाया था. एक बड़ा सा चार्ट भी निकाल के दिया था. टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन, राइट. क्रोमोसोमल म्यूटेशन अगेन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, डिलीशन, एडिशन, एब्रेशन, राइट. देन पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. तो ये सब अलग अलग प्रकार के जो म्यूटेशन है जिनकी वजह से अलग अलग जेनेटिक डिसऑर्डर बनते हैं. सो यू नीड टू स्टडी म्यूटेशन एंड देन कम टू दिस एरिया. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट पैराग्राफ म्यूटेशन. अब आगे के लेक्चर में हम इसको डिटेल में सीखेंगे, राइट. डॉक्टर विल एक्सप्लेन यू कि कौन से डिजीज होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, और वेब ब्लूटोज क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं. So in detail we are discussing. Okay, next 3 lectures we'll discuss all this in detail and then I'll read NCERT one more time. Okay, so mutation हो गया. म्यूटेशन के बाद पेडिग्री एनालिसिस. लेकिन पेडिग्री में हम पूरी फैमिली हिस्ट्री देखते हैं. ओके, देयर आर 2 टाइप्स दैट ये फैमिली में हीमोफीलिया है. सो यू नीड टू फाइंड आउट कि कौन सा बंदा हीमोफिलिक कैरियर है या डिजीज है, हुएवर, और ये जीन कैसे ट्रांसफर होगा. अकॉर्डिंगली एज अ जेनेटिक्स you can counsel the family, you can help the family and help in avoiding the gene to get transferred to next generation. पेडिग्री का ये भी एक रोल है कि फैमिली हिस्ट्री देखो, जो डिजीज पर्सन है उसको देखो और उससे नेक्स्ट जनरेशन को डिजीज ना जाए उसकी केयर लो. या फिर सम अननोन डिजीज है, एक फैमिली में आपको दिख रहा है कि फादर से डॉटर को जा रहा है, डॉटर से फिर से सन को जा रहा है, व्हाटएवर. You study the pattern and then find out which disease it is. So pedigree में हमको आगे के disease की information होनी चाहिए, whether it is X-linked, whether it is Y-linked, or is it point mutation, right? Or is it because of genetic disorder present on autosome? So वो पूरा आगे का application हमको pedigree में करना है. तो पहले हम disease सीखेंगे और फिर pedigree analysis. So come to page number 88. मेंडेलियन डिसऑर्डर. मेंडेलियन डिसऑर्डर में यहाँ पे उन्होंने डिजीज के नाम लिखे हैं: सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फेनिलकेटोयूरिया एंड थैलेसीमिया. ये जो डिजीज है इनका बिहेवियर मेंडेलियन कैरेक्टर जैसा है, राइट.
तो यहाँ पे हम ये फैक्टर देखेंगे। अगर हम जीन म्यूटेशन की बात करते हैं तो हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया विच आर एक्सप्लेन्ड ऑन पेज नंबर 89, right? Phenylketonuria, like that disease are because of gene mutation. Okay, some abnormality is created and because of that some metabolic reactions, जीन के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में बदलाव आने की वजह से एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस बदल गए, एंजाइम की प्रॉपर्टी बदल गई, एंजाइम बदल गए तो मेटाबॉलिक रिएक्शन बदल गया और वो बदला हुआ मेटाबॉलिक रिएक्शन कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर क्रिएट करने लगा। अंडरस्टूड, राइट? सो एंड नेक्स्ट पार्ट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। वहां पे देखो डिजीज कौन से है, डाउनी सिंड्रोम, देन क्लिप्सनर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। ये क्रोमोसोम नंबर की बदलाव की वजह से होगा। सो वी ऑल डिस्कस दिस डिजीज एंड देन विल स्टडी द पेडिग्री। समझ रहे हो? तो ये चैप्टर थोड़ा एंड में मुझे सीक्वेंस बदलना है। ऑब्वियसली मैं पूरा फिर से एनसीईआरटी रीडिंग करके आपको रिलेट करके बताऊंगी। ओके, तो ये जो अभी तक हमने सीखा एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, उस पे रिलेटेड जो डिजीज है कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, राइट, उससे रिलेटेड है हीमोफीलिया, तो उस पर थोड़ा ब्रीफ हम आगे के पार्ट में कर लेंगे। ओके, विल सॉल्व 2-3 प्रॉब्लम्स। लेकिन ओवरऑल डिजीज, उसका हेरिडेटरी पैटर्न, ओके, ये सब जो होगा वो डिजीज सीखने के बाद। तो सबसे पहले अब हम फोकस करेंगे ये डिसऑर्डर कैसे आगे जाते हैं, ये डिजीज कैसे होते हैं, और फिर हम पेडिग्री एनालिसिस सीखेंगे। So sorry for altering the sequence, but it will be helpful for you. So come to same denominations, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस के है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले नोट करना है that the gene for color blindness is present on non-homologous part of X chromosome. So it is singly present on X chromosome in human man and it is absent in Y chromosome. So यहाँ पे हम nothing बोलेंगे। Female has XX chromosome, this is human female, 22 pair of autosome plus XX chromosome, right? And this is the location of hemophilia and color blindness gene, right? Okay, so अब देखो, ये अगर हम possibility consider करते हैं, तो ये कैरेक्टर रिलेटेड, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया रिलेटेड, इनके जीनोटाइप कैसे रहेंगे? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हीमोफीलिया, नॉर्मल मैन, एक्स क्रोमोसोम पे नॉर्मल जीन, वाइल्ड जीन, डोमिनेंट जीन कैपिटल H, Y has nothing for normal human man. If it is diseased having hemophilia, then the genotype will be X पे small h, X पे small h, Y पे nothing. Right? If I am talking about hemophilia, normal female में X पे capital H, right? And carrier पे एक capital H रहेगा और दूसरी जगह small h रहेगा. This will be called carrier female. She is not diseased because she is having capital H gene which causes normal blood coagulation. But because she is having one small h gene, she is carrying the disease, but apparently she is normal. So what is carrier? Carrier for hemophilia is always female. Male cannot be carrier क्योंकि मेल के पास एक ही क्रोमोसोम है तो एक ही जीन होता है. फीमेल के पास दो जीन है, so उसके पास as if she is having a stepney, right? एक प्रॉब्लम में है तो दूसरे के बलबूते पे उसका नाइस नॉर्मल चलेगा, but she is carrying disease. Okay, so see, this is diseased female. It will be X small h, hemophilic gene. If I am talking about color blindness, अगर हम color blindness के बारे में बात करते हैं, so capital C is for normal color, normal vision color, and small c is for, अब यहाँ पे और एक जनरल मेथड क्या है, प्रोटोकॉल क्या है कि कैपिटल H इज नॉट रिटन, मतलब नॉर्मल मैन को आई राइट डाउन लाइक दिस. नॉर्मल है तो मेंशन करने की जरूरत नहीं, प्रॉब्लम है मेंशन करो. ओके, व्हेन आई रोट नथिंग इट मींस कैपिटल C. इफ इट इज डिजीज आई हैव टू मेंशन दिस स्मॉल. सेम थिंग, इफ इट इज नॉट hemophilic, नॉर्मल ब्लड कोएगुलेशन, आई राइट नथिंग. hemophilic आई राइट डाउन कैपिटल X, स्मॉल h फॉर hemophiliia. बराबर. तो सेम थिंग अगर कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं, नॉर्मल फीमेल विल बी लाइक दिस, कैपिटल C, बट आई कैन नॉट
I can even avoid writing this. I wrote nothing means the female is normal. Carrier means I'll write down one capital C, other small c. And if she is diseased, small c, small c. I repeat, handwriting के बारे में थोड़ा careful रहेंगे. समझ रहे हो, right? तो ये अब सब जीनोटाइप कंसिडर करके हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं. राइट डाउन द प्रॉब्लम. A colorblind man, write down, colorblind man marries a normal woman. A colorblind man marries a normal woman. Next sentence, he has colorblind sons. He has colorblind sons. Find genotype of his wife. Find genotype of his wife. अब थोड़ा दिमाग लगाओ. Write down next question. A normal man marries with a woman, comma, she has hemophilic father. She has hemophilic father. What would be the genotype of F1? What would be the genotype of F1? Show by Punnett square method. Show by Punnett square method. Okay, solve these two questions. We'll solve a number of questions on this basis. Okay, so tomorrow we'll continue with mutation and genetic disorders.